संविधान सभा पर शोध प्रबंध। 1। संविधान सभा के आयोजन की मांग क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्र के कार्यक्रम का एक पूरी तरह से वैध हिस्सा थी, क्योंकि एक बुर्जुआ गणराज्य में संविधान सभा लोकतंत्र के सर्वोच्च रूप का प्रतिनिधित्व करती है और क्योंकि एक पूर्व संसद की स्थापना करके केरेंस्की के नेतृत्व वाला साम्राज्यवादी गणराज्य चुनावों में धांधली करने और कई तरीकों से लोकतंत्र का उल्लंघन करने की तैयारी कर रहा था। 2। संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्र ने 1917 की क्रांति के आरंभ से ही बार बार इस बात पर बल दिया है कि सोवियत गणराज्य संविधान सभा वाले सामान्य बुर्जुआ गणराज्य की तुलना में लोकतंत्र का उच्चतर रूप है। 3। बुर्जुआ व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था में संक्रमण के लिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए सोवियत गणराज्य श्रमिकों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियों का न केवल एक उच्चतर प्रकार की लोकतांत्रिक संस्था है संविधान सभा द्वारा ताज पहनाए गए सामान्य बुर्जुआ गणराज्य की तुलना में, बल्कि यह एकमात्र ऐसा रूप है जो समाजवाद में सबसे अधिक पीढ़ारहित संक्रमण सुनिश्चित करने में सक्षम है। 4 अक्टूबर 1917 के मध्य में प्रस्तुत सूचियों के आधार पर हमारी क्रांति में संविधान सभा का आयोजन ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जो इस संविधान सभा के चुनावों की संभावना को समाप्त कर देती है, जो सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से मेहनतकश लोगों की इच्छा को ईमानदारी से व्यक्त करती है। 5 सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व से लोगों की इच्छा की एक सच्ची अभिव्यक्ति तभी होती है जब पार्टी सूचियां उन सूचियों में दर्शाए गए पार्टी समूहों के अनुसार लोगों के वास्तविक विभाजन के अनुरूप होती हैं। हालांकि हमारे मामले में, जैसा कि सर्वविदित है, जिस पार्टी के मई से अक्टूबर तक लोगों और विशेष रूप से किसानों के बीच सबसे अधिक अनुयायी थे, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, अक्टूबर 1917 के मध्य में संविधान सभा के लिए एकजुट चुनाव सूचियां लेकर आए, लेकिन नवंबर 1917 में चुनावों के बाद और विधानसभा की बैठक से पहले ही विभाजित हो गई। इस कारण से मतदाताओं की इच्छा और निर्वाचित संविधान सभा की संरचना के बीच कोई औपचारिक पत्राचार नहीं है, नहीं हो सकता है। 6 दूसरे एक और अधिक महत्वपूर्ण, औपचारिक या कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक वर्गीय स्रोत जनता की इच्छा और विशेष रूप से मजदूर वर्ग की इच्छा एक और दूसरी ओर संविधान सभा की संरचना के बीच विसंगति के कारण है, क्योंकि संविधान सभा के चुनाव ऐसे समय में हुए थे जब जनता का भारी बहुमत अभी तक अक्टूबर सोवियत सर्वहारा किसान क्रांति के पूर्ण दायरे और महत्व को नहीं जान पाया था, जो 25 अक्टूबर 1917 को शुरू हुई थी, यानी संविधान सभा के उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद। 7 अक्टूबर क्रांति हमारी आंखों के सामने विकास के क्रमिक चरणों से गुजर रही है, सोवियतों के लिए सत्ता जीत रही है और पूंजीपति वर्ग से राजनीतिक शासन छीनकर उसे सर्वहारा वर्ग और गरीब किसानों को सौंप रही है। 8 इसकी शुरुआत 24 से 25 अक्टूबर को राजधानी में हुई जीत से हुई, जब मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने, जो सर्वहारा वर्ग और किसानों के सबसे अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय हिस्से की अगुवाई थी, बोल्शेविक पार्टी को बहुमत दिया और उसे सत्ता में बिठाया। 9 फिर नवंबर और दिसंबर के दौरान क्रांति संपूर्ण सेना और किसानों तक फैल गई और इसकी अभिव्यक्ति सबसे पहले पुरानी नेतृत्वकारी संस्थाओं, सेना समितियां, गुबनीय किसान समितियां, अखिल रूसी किसान प्रतिनिधि परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति आदि के निष्कासन में हुई, जो क्रांति के पुराने समझौतावादी चरण को व्यक्त करती थी, जो सर्वहारा नहीं बल्कि बुर्जुआ चरण था और जो जनता के गहरे और व्यापक जनसमूह के दबाव में अनिवार्यतः लुप्त हो जाने के लिए बाध्य थी और उनके स्थान पर नई नेतृत्वकारी संस्थाओं के चुनाव में हुई। 10 अपने संगठनों के अग्रणी निकायों के पुनर्निर्माण के लिए शोषित लोगों का ये शक्तिशाली आंदोलन अभी भी दिसंबर 1917 के मध्य में समाप्त नहीं हुआ है और रेलवेमैन कांग्रेस, जो अभी भी सत्र में है, इसके चरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। 11 परिणामस्वरूप रूस में वर्ग संघर्ष के दौरान वर्ग शक्तियों का समूहन वास्तव में नवंबर और दिसंबर 1917 में एक ऐसा रूप ग्रहण कर रहा है जो सैद्धांतिक रूप से उस रूप से भिन्न है जो अक्टूबर 1917 के मध्य में संकलित संविधान सभा के उम्मीदवारों की पार्टी सूचियों में प्रतिबिंबित हो सकता था। 12 यूक्रेन में हाल की घटनाएं, आंशिक रूप से फिनलैंड और बेलारूस में, साथ ही काकेशस में भी इसी तरह वर्ग शक्तियों के पुनर्समूहन की ओर संकेत करती हैं, जो एक ओर यूक्रेनी बाड़ा, फिनिश डाइट आदि के बुर्जुआ राष्ट्रवाद और दूसरी ओर सोवियत सत्ता, इन राष्ट्रीय गणराज्यों में से प्रत्येक में सर्वहारा किसान क्रांति के बीच संघर्ष की प्रक्रिया में हो रही है। 13 अंत में सोवियत अधिकारियों, मजदूरों और किसानों की सरकार के खिलाफ कैडेट कैलेडिन के प्रतिक्रांतिकारी विद्रोह द्वारा शुरू किया गया गृहयुद्ध अंततः वर्ग संघर्ष को चरम पर ले आया है और औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से उन अत्यंत तीव्र समस्याओं को हल करने के हर अवसर को नष्ट कर दिया है
जिनका सामना इतिहास ने रूस के लोगों और सबसे पहले उसके मजदूर वर्ग और किसानों के सामने किया है। 14 केवल बुर्जुआ और भूस्वामी विद्रोह, जैसा कि कैडेट कैलेडिन आंदोलन में व्यक्त किया गया था, पर मजदूरों और किसानों की पूरी जीत, केवल दासस्वामियों के इस विद्रोह का निर्मम सैन्य दमन ही वास्तव में सर्वहारा किसान क्रांति की रक्षा कर सकता है। घटनाओं के क्रम और क्रांति में वर्ग संघर्ष के विकास के परिणामस्वरूप संविधान सभा को सारी शक्ति का नारा सामने आया है, जो मजदूरों और किसानों की क्रांति के लाभों की उपेक्षा करता है, जो सोवियत सत्ता की उपेक्षा करता है, जो मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस, किसानों के प्रतिनिधियों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस आदि के निर्णयों की उपेक्षा करता है, वास्तव में कैडेटों और कैलेडिनियों और उनके सहायकों का नारा बन गया है। अब सभी लोग पूरी तरह से जानते हैं कि अगर संविधान सभा सोवियत सत्ता से अलग हो जाती है, तो अनिवार्य रूप से राजनीतिक रूप से विलुप्त हो जाएगी। 15 राष्ट्रीय जीवन की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक शांति की समस्या है। रूस में शांति के लिए वास्तव में क्रांतिकारी संघर्ष 25 अक्टूबर की क्रांति की जीत के बाद ही शुरू हुआ, और इस जीत का पहला फल गुप्त संधियों का प्रकाशन, युद्धविराम का निष्कर्ष और बिना किसी अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति के सामान्य शांति के लिए खुली बातचीत की शुरुआत थी। अब जाकर जनता के व्यापक वर्गों को शांति के लिए क्रांतिकारी संघर्ष की नीति को पूरी तरह से और खुले तौर पर देखने तथा उसके परिणामों का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। संविधान सभा के चुनावों के समय आम जनता के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था। ये स्पष्ट है कि युद्ध समाप्ति के प्रश्न पर निर्वाचित संविधान सभा की संरचना और जनता की वास्तविक इच्छा के बीच विसंगति इस दृष्टिकोण से भी अपरिहार्य है। 16 उपर्युक्त सभी परिस्थितियों का परिणाम ये है कि पूंजीपति वर्ग के शासन में सर्वहारा किसान क्रांति से पहले मौजूद पार्टियों की चुनाव सूचियों के आधार पर बुलाई गई संविधान सभा को अनिवार्य रूप से मेहनतकश और शोषित वर्गों की इच्छा और हितों से टकराना होगा, जिन्होंने 25 अक्टूबर को पूंजीपति वर्ग के खिलाफ समाजवादी क्रांति की शुरुआत की थी। स्वाभाविक रूप से इस क्रांति के हित संविधान सभा के औपचारिक अधिकारों से अधिक ऊंचे हैं, भले ही उन औपचारिक अधिकारों को संविधान सभा के कानून में लोगों के अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने और किसी भी समय नए चुनाव कराने के अधिकार को मान्यता देने वाले प्रावधान की अनुपस्थिति से कमतर न आंका गया हो। 17 संविधान सभा के प्रश्न पर औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण से साधारण बुर्जुआ लोकतंत्र के ढांचे के भीतर और वर्ग संघर्ष और गृहयुद्ध की उपेक्षा करते हुए विचार करने का हर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास सर्वहारा वर्ग के उद्देश्य के साथ विश्वासघात होगा और बुर्जुआ दृष्टिकोण को अपनाना होगा। क्रांतिकारी सामाजिक जनवादियों का कर्तव्य है कि वे सभी को इस त्रुटि के विरुद्ध चेतावनी दें, जिसमें कुछ बोल्शेविक नेता भटक गए हैं, जो अक्टूबर विद्रोह के महत्व और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कार्यों को समझने में असमर्थ रहे हैं। 18 एक ओर संविधान सभा के चुनावों और दूसरी ओर जनता की इच्छा तथा मेहनतकश और शोषित वर्गों के हितों के बीच मतभेद के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसका बिना कष्ट के समाधान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि जनता संविधान सभा के सदस्यों को नए सिरे से चुनने के अधिकार का यथासंभव व्यापक और शीघ्रता से प्रयोग करे, और संविधान सभा इन नए चुनावों पर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के कानून को स्वीकार करे, ये घोषणा करे कि वह सोवियत सत्ता, सोवियत क्रांति और शांति, भूमि और मजदूरों के नियंत्रण के प्रश्नों पर उसकी नीति को बिना किसी शर्त के मान्यता देती है, और कैडेट कैलेडिन प्रतिक्रांति के दुश्मनों के खेमे में दृढ़तापूर्वक शामिल हो जाए। 19 जब तक ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती, संविधान सभा से जुड़े संकट का समाधान क्रांतिकारी तरीके से ही हो सकता है, जब सोवियत सत्ता कैडेट कैलेडिन प्रतिक्रांति के खिलाफ सबसे ऊर्जावान, तेज, दृढ़ और दृढ़ क्रांतिकारी उपाय अपनाए, चाहे इस प्रतिक्रांति के पीछे कोई भी नारा और संस्था, यहाँ तक कि संविधान सभा में भागीदारी क्यों न छिपी हो। इस संघर्ष में सोवियत सत्ता के हाथ बांधने की कोई भी कोशिश प्रतिक्रांति को बढ़ावा देने के बराबर होगी।